नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर गणेश आप लोगों का जीपी एडुकेयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल तक हम लोग भूकंप पढ़ चुके थे। आज हम लोग सुनामी और ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और भूकंप से पहले का आप सभी को क्वेश्चन भी मिल चुके हैं, उसको जो है सभी लोग लगा डालें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते सिलेबस हो जाता है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी लगा डालना चाहिए। तो आपकी तैयारी जो है उसमें कंप्लीट हो जाती है। उससे आपका अभ्यास भी हो जाता है, क्वेश्चन से खेलने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्यों करते हैं या पुराने प्रश्नों को कैसे क्यों हल करते हैं? इसीलिए कि जो आप ह्यूमन एरर करते हैं वो ह्यूमन एरर ना हो और आप क्वेश्चन से खेलने में माहिर हो जाएं। तो शुरू करते हैं। सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें। ठीक है। तो सुनामी जो है उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें होती हैं। मतलब इनके अंदर ऊर्जा बहुत भरी पड़ी होती है। इनकी जो उत्पत्ति होती है महासागरीय तली में भ्रंशन व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अधिक तीव्रता के भूकंप से होती है। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में आप लोग जान लीजिए कि जब भी भूकंप स्थल पे आता है तो भूकंप कहलाता है, लेकिन वही भूकंप जब महासागर में उत्पन्न होता है तो उस उत्पन्न हुए भूकंप के कारण जो महासागर का जल होता है, जल राशि होती है, वो अचानक से ऊपर उठने लगती है। और जब विशाल जल राशि ऊपर उठती है, इवन 20-20 मीटर तक ऊपर उठ जाती है, और वो जब विशाल जल राशि 20-20 मीटर तक ऊपर उठती है तो समझ लीजिए कितनी ऊर्जा से भरपूर होती है और कितनी विनाश की क्षमता उसके अंदर होती है। पूरा शहर का शहर बह जाता है सुनामी से। उसी तरह से हम लोगों के अंदर भी ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए, ऐसी सुनामी उत्पन्न होनी चाहिए कि जिससे हमारी ऊर्जा से जितनी भी परीक्षाएं हैं बह जाएं। ठीक है। तो महासागरीय आज मेरी तबीयत गले में तो थोड़ी खराश है, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, आप लोग एडजस्ट करिए। ठीक है। महासागरीय भूस्खलन, तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन तथा महासागरीय तली पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से अत्यधिक तीव्रता भूकंप की उत्पत्ति से भी सुनामी रूपी लहरों का जन्म होता है। तो क्या कहते हैं? महासागरीय भूस्खलन से, तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन से या महासागरीय तली पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से अत्यधिक तीव्रता के भूकंप की उत्पत्ति से सुनामी की रूपी लहरों का जन्म होता है। जहां गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई सर्वाधिक तथा तरंग की ऊंचाई कम होती है, वहीं जैसे जैसे सुनामी तटों की ओर अग्रसर होती है उसकी लंबाई में कमी और तरंगों की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। इस क्रिया को सॉइलिंग प्रभाव कहते हैं, सॉइलिंग इफेक्ट कहते हैं। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। सुनामी तरंगें छिछले जल की तरंगें होती हैं। यह ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती हैं।
डार्ट क्या है? डार्ट डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। तो क्या कहते हैं, सुनामी का जो पता लगाने के लिए प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए एक खास तकनीक है। ये तकनीक है डार्ट, कि सुनामी का पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक जल्दी से त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए ये जो तकनीक है उसे कहते हैं डार्ट। इससे सुनामी से होने वाले प्रभावों तथा विनाश से पूर्व बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला क्या है? सुनामीटर। सुनामीटर, इससे समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। दूसरा सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरों की चेतावनी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति कहाँ होती है? ये तो बहुत ही जगविदित क्वेश्चन है। ये प्रशांत महासागर में होती। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में सुनामी से सर्वाधिक जनधन की हानि होती है। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आए भूकंप के कारण शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई थी, जिससे भारी जनधन की हानि हुई थी। तथा मार्च 11 में प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई थी, जिससे जापान में भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, तो ये रहा सुनामी। सुनामी को आगे बढ़ते हैं। अब आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का विस्फोट कब होता है ये सोचिए। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। किसके गलन से? पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचता है, कहते हैं लावा है। और जब वो अंदर होता है तो कहते हैं मैग्मा है। अगर ये देखिए, ये है पृथ्वी का सतह, ठीक है, ये मैग्मा है, ठीक है, और यहाँ पहुँच गया तो लावा है फोड़ते हुए। तो लावा हो गया। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? गैस, राख, तरल पदार्थ भी पृथ्वी की सतह पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक संपूर्ण प्रक्रिया ज्वालामुखीयता कहलाती है, वल्केनिज्म कहलाती है। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं ज्वालामुखी के संदर्भ में। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक क्या निकलता है? तो उत्तर होता है जल वाष्प, गैस निकलती है। अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक क्या निकलती है, तो जल वाष्प निकलती है। ज्वालामुखी से जल वाष्प के अलावा CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। ठीक है, CO2, SO2, H2N2 सभी गैसें भी निकलती हैं। व्हाट इज द काजेज ऑफ वल्केनिज्म? क्या है ज्वालामुखीयता के कारण क्या है? तो एक एक कारण हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उसमें रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप अत्यधिक तापमान के कारण संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है, जो प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, संवहन दूसरा कारण क्या है? संवहन धाराओं के प्रभाव से
प्लेटों में अपसारी, अभिसारी एवं समानांतर प्लेट संचलन संपन्न होता है, किंतु ज्वालामुखीयता से केवल अपसारी व अभिसारी प्लेट संचलन का ही संबंध है। अपसारी प्लेट सीमांत पर प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत संचलन से होने वाले भ्रंश की क्रिया के फलस्वरूप दाब में कमी के कारण शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। फलस्वरूप महासागरीय बेसिन पर जहां बेसाल्ट लावा से महासागरीय कटक मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र में बेसाल्टिक पठार दक्कन का पठार का विकास होता है। होता क्या है कि जब भी अपसारी प्लेट मतलब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर बल लगता है तो एक दरार उत्पन्न होता है। वो दरार जो होता है वो वही ज्वालामुखी के लिए जगह मिलती है, तो उसी दरार से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। आगे बढ़ते हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत पर अत्यधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे अधिक गहराई में छेपण होने से तापमान व दाब की अधिकता के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत कैसे कैसे अंडीज पर्वत श्रृंखला के ज्वालामुखी तथा महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। जब यही लावा धरातल पर पहुंचता है तो वो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है और महासागर में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करता है। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वल्केनिज्म, ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। कई आधार पे इसका वो है वर्गीकरण है। पहली भाई सक्रियता के आधार पर, दूसरा विस्फोटकता के आधार पर, तीसरा भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, चौथा अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पर। तो एक एक करके देखते हैं। इसका जो है तुलनात्मक वर्णन किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है और मृत ज्वालामुखी होता है सक्रियता के आधार पर। और दूसरा जो वो है विस्फोटकता के आधार पर शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी और केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर प्लेट सीमांत ज्वालामुखी और अंतः प्लेट ज्वालामुखी। और अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पर पीलियन तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाईयन तुल्य और विसुवियन तुल्य या प्लीनियन तुल्य। तो एक एक करके हम लोग इसका वर्णन करते हैं या देखते हैं क्या है। तो सक्रियता के आधार पर जो एक्टिव वल्केनो है उसे देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हों, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक भाई, जैसे हम प्रतियोगी होते हैं, जो लोग सक्रिय होते हैं अपने पढ़ने में, जो सक्रिय होते हैं और समय समय पर एग्जाम जो लोग देते रहते हैं और समय समय पर उनकी परीक्षाएं जो है निकलती रहती हैं। ठीक है, तो वो सक्रिय ज्वालामुखी उसी तरह से होता है। क्योंकि वो सक्रिय हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए जो है उनका रिजल्ट आ रहा है। और इस श्रेणी में
लिपारी द्वीप समूह, इटली का स्ट्राम्बोली है सक्रिय में। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये सवाल भी खूब बनता है। माउंट एटना इटली का है, माउंट एटना। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एराबुस अंटार्कटिका का है। माउंट मौना लोआ हवाई द्वीप का है। और मेयोन फिलीपींस का है। अब प्रक्षुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो कुछ समय लंबे समय से सक्रिय नहीं हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार का नारकोंडम। उसी तरह हम प्रतियोगियों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं समय समय पर सो जाते हैं, और सो जाते हैं उसके बाद कुछ दिन बाद उनको लगता है कि अरे ये क्या है, मैं सो क्यों रहा हूँ, फिर से शुरू करते हैं, बीच बीच में वो सक्रिय हो जाते हैं, तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है। और एक तरह के वह लोग होते हैं जो बिल्कुल धनुहा बाण रख दिए, अब कुछ नहीं हो सकता, मृत हो गए, शांत हो गए कि भैया अब हमने जीवन में जो करना था कर लिया, अब इसके आगे हमने कुछ नहीं करना है। तो ज्वालामुखी भी ऐसे ही होती है, ऐसी ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे अरसों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी उद्भेदन की कोई संभावना नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। तंजानिया का किलिमंजारो। ठीक है, तंजानिया कहाँ है, ये होमवर्क है, आप लोग देखिए मैप में तंजानिया कहाँ है। म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, अर्जेंटीना का एकांकागुआ और इक्वाडोर का चिम्बोराजो, पाकिस्तान का कोह ए सुल्तान। कुछ मानक स्रोतों में ईरान में स्थित बताया गया है। ठीक है। अब दूसरा प्रकार क्या है, विस्फोटकता के आधार पर शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब ज्वालामुखी से मैग्मा का उद्गार विस्फोटक प्रकार का न होकर दरारी प्रकार का हो तथा मैग्मा कम गाढ़ा हो, उसे शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें मैग्मा सतह पर दूर तक फैलकर जम जाता है। जैसे बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का जो दक्कन ट्रैप है वो शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी का वो है उदाहरण। यूएसए में कोलंबिया का स्नैक पठार। ठीक है। ब्राज़ील का पराना पठार, ब्राज़ील का पराना पठार, पराना पराग्वे। दक्षिण अफ्रीका का डेकन्सबर्ग पठार। अब देखिए केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब अम्लीय या गाढ़ा मैग्मा विस्फोट के साथ सतह पर आ जाता है तो इसे ही केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहा जाता है। इसमें मैग्मा सतह पर न फैलकर शंकु के आकार का हो जाता है, शंकु के आकार का। ये फैलता नहीं, इसका मतलब इसका जो मैग्मा होता है ये गाढ़ा होता है। ठीक है, शंकु के आकार का हो जाता है। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर क्या है, प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। दो तरह की प्लेटें होती हैं, सभी जानते हैं, अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। अपसारी दूर जाती हुई प्लेटें और अपसारी सामने से आती हुई प्लेटें। ठीक। देखते हैं, अपसारी प्लेट से ज्वालामुखी कटक का निर्माण होता है और अभिसारी प्लेट से महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर होती है। इसमें ज्वालामुखी श्रृंखला होती है और महासागरीय प्लेट की टक्कर होती है, तो इसमें ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है।
जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का टकराती है तो ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन जब महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो ज्वालामुखी द्वीप समूह का निर्माण होता है। अब देखते हैं अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी। अपसारी प्लेट संचलन के कारण क्या होता है? भ्रंश होता है। भाई देखिए, दो बल लग रहे हैं, ठीक, दो विपरीत दिशा में, तो हुआ क्या, एक बल इधर काम करेगा और एक बल इधर काम करेगा, ठीक। तो जो बीच में तनाव होगा तो यहाँ भ्रंश उत्पन्न हो जाएगा, भ्रंश। तो भ्रंश के कारण उसकी चौड़ाई, जो भ्रंश की चौड़ाई बढ़ेगी, टूटेंगी चट्टानें, तो दबाव में कमी आती है। तब पेरिडोटाइट की गलन से क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक। और जब यही मैग्मा सतह पर आता है तो शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के महासागर कटकों का निर्माण होता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक। कौन कौन से हैं? डॉल्फिन और चैलेंजर कटक, ये मध्य अटलांटिक कटक में हैं ये दोनों। दूसरा हिंद महासागरीय कटक, सोकोत्रा और चागोस कटक, सोकोत्रा और चागोस कटक हिंद महासागरीय में। प्रशांत महासागरीय कटक, हवाइयन तथा दक्षिणी होन्सू कटक, ठीक है। अब अभिसारी प्लेट ज्वालामुखी को देखते हैं। अभिसारी प्लेट सीमांत पर, जहां प्लेटों की आपसी टक्कर से महासागरीय प्लेट का गहराई में क्षेपण हो जाता है। मतलब जब दो प्लेटें आएंगी तो उसका, जैसे सामने से ये दो प्लेट आ रही है, ठीक, अगर इनका टक्कर हुआ तो जो महासागरीय प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी और ये दूसरी वाली प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ऊपर चढ़ जाएगी। तो महासागरीय प्लेट का गहराई में क्षेपण हो जाता है। वहीं क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि से जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, का आंशिक गलन होने के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। भाई जैसे जो प्लेट नीचे गई उसके तापमान में वृद्धि हुई, वृद्धि होने से जो भूपर्पटी है, क्रस्ट है, उसमें जो है तापमान की वृद्धि होती है और उससे गलन होने लगती है। तापमान से, जैसे जैसे लोहा है उसको गरमा दीजिए गल जाता है, उसी तरह से भूपर्पटी भी गल जाती है और मैग्मा का निर्माण होता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसके द्वारा पूर्वी प्रशांत महासागर के सहारे विस्तृत मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है, जबकि पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी द्वीप समूह की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहां क्षेपण के बाद भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे वेनी ऑफ जोन कहते हैं, वेनी ऑफ जोन, ठीक है। अंतः प्लेट ज्वालामुखी, अंतः प्लेट ज्वालामुखी, इसका संबंध जो है सीमांत से दूर स्थित तप्त स्थल, हॉट स्पॉट से होता है, जो पृथ्वी के अंदर स्थित एक ऐसा स्थान होता है जहां अपेक्षाकृत अधिक तापमान होने से मैग्मा का निर्माण होता है। महाद्वीप की तुलना में महासागरीय प्लेट की मोटाई कम होती है, अतः तप्त स्थल से मैग्मा में महासागरीय सतह पर आने की संभावना अधिक होती है। किसी एक ही तप्त स्थल से उत्पन्न ज्वालामुखी से ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है, जिसके विस्तार के आधार पर प्लेट की गति की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी तप्त स्थल स्थिर होता है जबकि प्लेटें गतिमान होती हैं। वहीं एक से अधिक तप्त स्थलों के द्वारा ज्वालामुखी गुच्छा का निर्माण होता है। तप्त स्थल के लक्षण
कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह के पास देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अम्लीयता एवं क्षारीयता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्णन कर लेते हैं। पहला है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। क्या है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होती है और इसकी मात्रा अधिक होने के कारण ये चिपचिपा और अम्लीय होता है, जिसके कारण ज्वालामुखी अधिक विनाशकारी होता है। इसमें प्रत्येक उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को तोड़ते हुए होता है। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण पश्चिमी द्वीप समूह कैरेबियन सागर के पीलियन ज्वालामुखी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, आगे है वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य, इसमें अम्लीय तथा क्षारीय सभी प्रकार के मैग्मा की उत्पत्ति होती है। उसमें अम्लीय था पीलियन में, इसमें अम्लीय तथा क्षारीय सभी प्रकार मैग्मा के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में गैस के निकलने के कारण फूल गोभी के आकार की ज्वालामुखी निर्मित से बादलों का निर्माण होता है। क्योंकि जब गैसें ऊपर उड़ती हैं ऐसे, तो ऐसे फूल गोभी के आकार की वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण कुछ अम्लीय होते हैं। सामान्यतः इसमें उद्गार बिना विस्फोट के होता है, लेकिन मार्ग में रुकावट के कारण कभी कभी विस्फोट भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें मैग्मा का उद्गार शांत तरीके से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है, क्योंकि लावा तरल एवं अत्यधिक क्षारीय होता है। इस अत्यधिक तरल होने के कारण लावा सतह पर दूर तक फैल जाता है और जमकर कठोर हो जाता है। तो विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी क्या है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा में गैसों की अधिकता अधिक होने के कारण उद्गार विस्फोटक के रूप में होता है और विस्फोट के कारण निर्मित बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है। इसमें भी यही है। अब ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तो देख लेते हैं। जो बाह्य स्थलाकृति हैं और एक आभ्यंतरिक स्थलाकृति है। बाह्य स्थलाकृति में क्या क्या है? दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति और केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थलाकृति। दरारी द्वारा उद्गार द्वारा लावा का पठार और लावा का मैदान बनता है। अब केंद्रीय विस्फोट में ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा। ठीक है, उसके बाद बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सीलियम डाई सीट। ठीक, अब इन जो है स्थलाकृतियों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये जो लावा का पठार होता है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के समय भूगर्भ में बेसाल्टिक मैग्मा भूपटल पर चादरीय स्वरूप में प्रकट होता है, चादर की तरह फैल जाता है और तरल होने के कारण शीघ्रता से क्षैतिज रूप में धरातल पर जम जाता है। यदि इसकी परत की गहराई अधिक होती है तो इसे लावा का पठार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत के दक्कन का लावा का पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का लावा का पठार है। अब लावा का मैदान। लावा का मैदान क्या है? यदि बृहद क्षेत्र में फैले लावा की परत की गहराई कम हो तो उसे लावा का मैदान कहते हैं। जैसे स्नेक रिवर प्लेन यूएसए में है, कैम्ब्रियन शील्ड कनाडा में है, उत्तरी कनाडा। केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृति है। ज्वालामुखी शंकु। शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली के चारों ओर लावा का शंक्वाकार रूप में जमने से होता है।
जबकि इसका मध्य भाग एक कीपाकार गर्त के रूप में विकसित होता है। इनमें उपस्थित पदार्थों की जो रासायनिक संरचना और संगठन के अनुसार ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंडर शंकु, मिश्रित या कंपोजिट शंकु, लावा शंकु, परिपोषित शंकु आदि होते हैं। गीजर गर्म जल के स्रोत होते हैं जिनका ज्वालामुखी क्रिया से संबंध होता है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारों से फुहारों के रूप में गर्म जल निकलता है, इसे गीजर कहते हैं। गीजर तो सभी लोग गीजर नाम से ही स्पष्ट है, ठंडी का समय है, सभी लोग अपने घरों में गीजर लगाते हैं। गीजर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे गर्म पानी निकले, नहाने में कठिनाई ना हो, समस्या ना हो। तो बस गीजर नाम ही स्पष्ट है कि गर्म जल का स्रोत होगा। तो कभी कभी इनकी ऊंचाई सैकड़ों फीट तक होती है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर है। तो जिसको नहाना हो, ठंडी में पहुंच जाओ संयुक्त राज्य अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क, और वहीं जो है गरम गरम पानी से नहाओ ओल्ड फेथफुल गीजर से। अब धुआंरा क्या है? जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख तथा विखंडित पदार्थ आदि का निकलना समाप्त हो जाता है तो कभी कभी कुछ समय अंतराल के बाद उससे भाप और गैसें निकलती हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो धुआं धुआं ही निकल रहा है, इसे धुआंरा कहते हैं। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण भी माने जाते हैं। तो जब जब ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगे तो समझ लीजिए कि अब इसका काम खत्म। अलास्का के कटमई नेशनल पार्क पर 10 सहस्र धूम्र घाटी है, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ये खूब पूछता है। धुआंरे के साथ वाष्प गैस तथा कुछ खनिज पदार्थ मिश्रित होते हैं। धुआंरे के साथ वाष्प गैस और खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। इनमें गंधक की प्रमुखता होती है, सल्फर। ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में सल्फर निकलता है उन्हें गंधकीय धुआंरा या सॉल्फ तारा कहते हैं। धुआंरों का आर्थिक उपयोग भी होता है, इनसे गंधक और बोरिक एसिड प्राप्त किया जाता है। और गंधक तो समझिए क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक किनारों पर होती हैं और 15% रचनात्मक किनारों पर होती हैं और शेष 5% आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैप के माध्यम से देखिए। ये आपकी ज्वालामुखी है, रिंग ऑफ फायर इसे बोलते हैं। परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसे जो है रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा होती है, एकदम प्रशांत महासागर के चारों तरफ। ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये प्रशांत महासागर है, इसके चारों तरफ ज़्यादा। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है या कुछ यहाँ भी होते हैं, तो ज़्यादातर जो है पैसिफिक ओशन के चारों तरफ होते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी, ज्वालामुखी क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर द्वीपों के सहारे पाए जाते हैं। इन्हें रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहते हैं। प्रश्न बनता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ। यह पेटी माउंट इरेबुस अंटार्कटिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला तथा उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत से लेकर अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती हैं। ये रिंग ऑफ फायर क्या है? व्हाट इज़ द रिंग ऑफ फायर? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में
घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, पहला तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है, दूसरा मध्य महा। इसमें यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र ज्वालामुखी स्थित है। इसकी दो शाखाएं हैं। पहली शाखा अटलांटिक महासागर में होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है तथा दूसरी शाखा इटली होते हुए हिमालय की ओर बढ़ती हुई दक्षिण में प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। पेटी के हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में प्लेटों का क्षेपण उस अनुपात में नहीं होता है जिस अनुपात में ज्वालामुखी क्रिया के लिए होना चाहिए। मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इस क्षेत्र में रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिसमें अपसरण के से भ्रंश घाटी एवं महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी निम्नलिखित हैं। आइसलैंड का हेकला एवं लाकी ज्वालामुखी, आइसलैंड। उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी अटलांटिक महासागर का सेंट हेलेना। भूकंप एवं ज्वालामुखी में संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज? प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के द्वारा ज्वालामुखी और भूकंप के अंतर संबंधों की व्याख्या की जा सकती है। किसके द्वारा? प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत। इसके अनुसार ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो परतों के टूटने के क्रम में भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्र भूकंप से भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वहीं भूकंप से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी अनिवार्य क्रिया नहीं होती है। मतलब ज्वालामुखी से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं वो तो भूकंप से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि ज्वालामुखी क्रिया हो। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कभी कभी प्लेटों का क्षेपण अत्यधिक गहराई तक नहीं हो पाता। प्लेटों का जो क्षेपण होता है अत्यधिक गहराई तक नहीं हो पाता, जिससे कि प्लेट गलकर मैग्मा में परिवर्तित हो सके। साथ ही साथ ज्वालामुखीयता का संबंध केवल अभिसारी महाद्वीपीय टक्कर को छोड़कर वह अपसारी प्लेट संचलन से है। वहीं भूकंप का संबंध सभी प्लेट की सीमाओं से है। ठीक है, इस प्रकार ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भूकंप प्रभावित होते हैं, जबकि सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्र ज्वालामुखी प्रभावित नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। ओजोस डेल सलाडो कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली में। एरेनल इराजू कोस्टारिका में है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। किलायू हवाई द्वीप में है। किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट कैमरून अफ्रीका में कैमरून में। माउंट लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी में। माउंट एटना सिसिली में इटली में। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में। माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौना लोआ हवाई द्वीप में। माउंट केलिमोट्टू इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा जापान में। चिम्बाराजो इक्वाडोर में। विसुवियस इटली नेपल्स की खाड़ी में। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट पोपा म्यांमार में। इस्तांबुली लिपारी द्वीप समूह इटली में। देवमंद ईरान में। टकाना ग्वाटेमाला और मैक्सिको में। कटमई अलास्का में। माउंट शास्ता और माउंट हुड यूएसए में। मेयोन फिलीपींस में। हेकला एवं लाकी आइसलैंड में। लेसन पीक संयुक्त राज्य अमेरिका में। सेमेरू इंडोनेशिया में।
मेरापी इंडोनेशिया में, कोलिमा मेक्सिको में, सबनकाया पेरू में, अल्बुर्ज ईरान में, किनाबालू मलेशिया में, एकांकागुआ अर्जेंटीना में। संबंधित शब्दावली। मैग्मा आब्लिक लावा। मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि तथा दाब में कमी या दोनों के कारण होती है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है। जबकि मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा बोलते हैं। ठीक है, लावा कहते हैं। मैग्मा में सिलिका की मात्रा, उसकी अम्लीयता एवं गाढ़ेपन से सीधा संबंध होता है। गाढ़ा मैग्मा अम्लीय होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा सतह पर आता है, जिससे डायोराइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, रायोलाइट से निर्मित चट्टानों एवं संरचनाओं का निर्माण होता है। वहीं जो तरल मैग्मा होता है वो क्षारीय होता है। शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा सतह पर आता है, जिससे बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचनाओं, पठारियों, महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ज्वालामुखी बम, वल्केनिक बॉम्ब। ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों से बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। ये गर्म गलित अवस्था में रहते हैं। जैसे जैसे सतह पर आते हैं इनका शीतलन होता जाता है और ठंडे होकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लैपली क्या है? ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कर्षित लगभग मटर के दाने के वाली ठोस लावा चट्टानों को लैपली कहते हैं, एकदम छोटी मटर की तरह। और प्यूमिस ये लावा के झाग से बने होते हैं, इसलिए इनका घनत्व जो है जल के घनत्व से भी कम होता है। फलतः ये जल के ऊपर तैरते रहते हैं। धूल एवं राख, डस्ट एस, अति महीन चट्टानी कण जो हवा के साथ उड़ सकते हैं, धूल एवं राख कहलाते हैं। पाइरोक्लास्ट, ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले चट्टानों के बड़े टुकड़े को पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइरोक्लास्ट कहा जाता है। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो। आज आप लोगों का सुनामी और ज्वालामुखी दोनों कवर हो गया है और इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और जो PDF आप लोगों को दी जा रही है उसे बढ़िया से पढ़ लीजिए। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डाल देंगे ग्रुप पर, क्वेश्चन आंसर, तो आप उसे भी लगा लेंगे तो आपका काम इसमें हो जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना के चलिए, क्योंकि धैर्य से ही सब कुछ होता है। कंपटीशन देना सबके बस की बात नहीं होती है। कंपटीशन हर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि धैर्य नहीं होता है। लोगों को तुरंत त्वरित रिजल्ट चाहिए होते हैं और त्वरित रिजल्ट कंपटीशन में नहीं मिलता है। और अगर त्वरित रिजल्ट जिसको पाना होता है वो कंपटीशन में नहीं आता है, क्योंकि ना तो उसके पास धैर्य होता है और ना ही उसके पास पढ़ने की क्षमता होती है। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए। धीरे धीरे हम लोग चले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो टारगेट बना के चले हैं वो अब ये मंजिल है, मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।